खूब गर्जन करो, खूब नाद करो, सींच सको धरा तो फिर बात करो, साफ हो कर दामन खुद का, फिर मेरे दागों का उपहास करो। चुप रहना मेरी कमजोरी नहीं, गांठ तुम ये बांध लो, दूंगा उत्तर हर एक प्रश्न का, धीरज धरो थोड़ी प्रतीक्षा करो। लुंजपुंज से देश नहीं चलता, करना है राज तो रौब से करो, विरोध करो तो पुरजोर करो, यूं ना खुद को माखौल करो। जय हिंद मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट का। और आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। मुझे लगता है कि इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं मीडिया चैनल्स पे बहुत जगह बहुत सारे एक्टिवेशन, हर प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। बट इस जर्नी में जो 2 साल का एक कारवां चला है, मुझे याद है कि 14 जून 2022 के दिन इस अग्निवीर स्कीम को लॉन्च किया गया। तब से लेकर के अगर आप आज तक ध्यान से देखें तो मैंने हर बार यही कहा कि मेरे रियल हीरोज़ हैं और ये 100% परमानेंट कमीशन को डिज़र्व करते हैं। और मैंने कहा कि आप सब 100% परमानेंट होंगे भी, इस बात को भी उतने ही स्ट्रॉन्ग पर्याय के साथ हमने हमेशा रखा। मैं जानता हूँ इस मेरी बात को लेकर के उपहास भी उड़ाए गए और ये कहा गया कि सर आप ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। बट मैं इस स्टेटमेंट को किसी इन्फ्लुएंस में जाके नहीं, बट मुझे लगता है कि सच का साथ देते हुए, क्योंकि मैंने बहुत करीब से इन बच्चों को देखा, गाँव में दौड़ते हुए, मेहनत करते हुए, और कहीं ना कहीं गांव की मैं दिशा और दशा को बदलते हुए देखा हूं इन बच्चों के कारण। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जो है प्रक्रिया है जिसको 100% करना ज़रूरी ही था। और मुझे लगता है आज उसको लेकर एक बड़ा विषय छिड़ा है और जल्द ही बेहतर और खुशनुमा अपडेट्स आपके सामने होंगे। मैं फिर से गर्व से कहना चाहूँगा इस वीडियो की शुरुआत में ही कि आप सब मेरे रियल हीरो हैं। आप 100% परमानेंट डिज़र्व करते हैं और आप 100% परमानेंट होंगे भी। आज मैं बात करूंगा 3 जनवरी 2023 की 4:22 पर पीआईबी द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी अग्निपथ स्कीम को गेम चेंजर बनाए। मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर हमारे जो ऊपर के लोग हैं, जो चीज़ें डिसाइड करते हैं, ऑब्वियसली प्राय तो यही होता है कि वो गेम चेंजर फॉर्म में जाए। लेकिन आज टेक्निकली मैं अग्निपथ स्कीम को लेकर के कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूं। और मुझे लगता है जितने ही बच्चे फौज की तैयारी करने वाले हैं उन सबको बिल्कुल इससे जुड़ना चाहिए और दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए आपको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को जो हमारे आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हैं वो भी गहराई से देखें। एक बार आप फिर से समीक्षा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको गहराई से ये चीज़ समझना चाहिए। इस समीक्षा में जुड़े जो ऑफिसर्स हैं, मैं बड़ा ऑनेस्टली कहता हूँ, अगर वो गाँव समाज से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आते हैं, तो मेरे शायद इस सुझाव की उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। बट जो कुछ लोग वाकई में अर्बन एरियाज से जुड़े हैं, जिनका गांव से उतना कनेक्ट नहीं रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो मैं गर्व से कहता हूं कि सर ये सब वीडियो आप सब बढ़ करके एक बार देखें। तो चलिए शुरू करते। जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई। उस समय एयरफोर्स XY का 2/2022 का जो रिजल्ट है वो आ चुका था और बच्चे अपने स्टेज 2 की प्रिपरेशन पे लगे हुए थे और उसी समय अग्निपथ को लॉन्च कर दिया गया। पहले आर्मी के बच्चे अपनी ज्वाइनिंग के लिए बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं तुरंत एक आदेश आया कि सभी भर्तियों को जो है वो जो पिछली प्रक्रियाएं हैं उनको कैंसिल किया जाता है। और आप इस चीज़ को देखे होंगे कि बड़े ही लेवल पे इस पे विरोध हुआ, बड़े सारे चीज़ें की गई। 2 साल में देखें तो विरोध तो हुआ, लेकिन बट टेक्निकली कोई नतीजा नहीं निकला। और 2 साल से मैं देखूँ तो उसी प्रोसेस में भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। अब आपको पता होगा कि हाल में ही जो लोकसभा का चुनाव आखिरी फेज में था, उसमें पुरजोर तरीके से इस विषय में जो है बात उठी। और बात उठने के बाद इंडियन आर्मी ने अपने स्तर पर इस चीज़ का जो है सर्वे कराना स्टार्ट किया। सर्वे शब्द भी सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। जब सच एक तरफ से क्लियर हो तो सर्वे की क्या ज़रूरत है, सच्चाई सबको बोलनी चाहिए, लेकिन ठीक है। बट इस पूरी प्रक्रिया में एक बात तो मुझे बड़ी क्लियर समझ में आई कि रिफॉर्म इज़ गुड बट एवरी रिफॉर्म्स रियली नीड सम चेंजेस, ठीक है ना। क्योंकि हर रिफॉर्म कर देने के बाद ये नहीं मान लेना ज़रूरी है कि बस ये अंत है। मुझे लगता है कि उसमें परिवर्तन होने, चेंजेस होने ज़रूरी हैं। गांव से मैं बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ, तो वहाँ बच्चे मुझे दौड़ते हुए दिखाई देते थे और एग्जैक्टली सबका जज्बा ये होता था, सर फौज में जाना है। कोई आर्मी लक्ष्य बनाया था, कोई नेवी लक्ष्य बनाया था, कोई एयरफोर्स लक्ष्य बनाया था। मुझे लगता है इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस या फोर्स नेवी इस देश में केवल एक वर्ड नहीं है, ये इमोशन है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज वो इमोशन जब मैं ग्रामीण स्तर पर जाता हूँ तो मुझे कमज़ोर दिखाई देता है। हम देश के विकास की बात करते हैं, आखिर देश के विकास की सबसे छोटी इकाई शुरू कहाँ होती है? तो परिवार के विकास से। और मुझे लगता है कि जब कोई गांव में किसी घर से एक लड़का फौज का हिस्सा बनता है, पूरे उस गांव का, कस्बे का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बदल जाती, स्ट्रक्चर बदल जाता है। और उससे प्रेरणा लेकर के मैं देखता हूँ गाँव का हर बच्चा कि भैया ने कर लिया तो हम भी मेहनत करके अपना आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिलेक्शन लेंगे। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया बड़ी खूबसूरत है और बड़ी प्रेरणादायक है।
और यही बच्चे जब मेहनत करके आर्मी नेवी एयरफोर्स में नॉन कमीशन का हिस्सा बनते हैं तो अपने छोटे भाइयों को ये मोटिवेट करते हैं कि ऑफिसर रैंक के लिए भी ट्राई करें, आप भी वो कर सकते हैं, बस एक बेहतर गाइडेंस एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि एक सिपाही से लेकर के अफसर तक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है, छोटे से घर से आम बच्चे से उस चीज़ की शुरुआत होती है। जैसे कि आपको बताएं कि जब कहीं न कहीं आप इस तरह का परिवर्तन लाते हैं तो उस पूरे परिवार का परिवेश बदलता है। परिवार गांव का एक छोटा इकाई है तो पूरे गांव का भी परिवेश बदल जाता है और कहते हैं ना कि पूरा स्टेटस क्यू जो होता है ना वही बदल जाता है। अग्निपथ स्कीम आने से कई सारे गांव के लड़के, मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, स्पेशली हरियाणा और पंजाब वगैरह की बात करूं तो अभी डंकी रूट से उनको लगता है कि मुझे विदेश जाना है, मुझे वहाँ जाके बहुत सारी कमाई करना है। और मैं अगर दिल से बोलूँ, अग्निवीर की जो प्रक्रिया ऑफ सिलेक्शन या ट्रेनिंग प्रोसीजर है, प्रक्रिया ऑफ सिलेक्शन तो एकदम सही है, बट जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है कहीं ना कहीं जिस हम उस फौलादी सोल्जर की जो बात करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर हो जाता है। ऑब्वियसली इंडियन आर्म फोर्सेस के भी कुछ ऑफिसर्स इंटरेक्शन से पता चला कि कहीं ना कहीं आज जो अग्नि भर्ती प्रक्रिया चल रही है ये बड़ी ही कैजुअल हो चुकी है। ये पहले वाली बात इसमें नहीं रही, वो जज्बा नहीं रहा। और इसके पीछे बड़ा रीज़न क्लियर है कि पहले जो फौज में हमारे जो है सोल्जर्स जो थे या एयरमैन जो थे, जो हमारे सेलर्स थे नेवी के अंतर्गत, जो है उनका 1.5-2 साल का ट्रेनिंग का प्रक्रिया था। और आज वो ट्रेनिंग जो 1.5-2 साल की थी वो 24 हफ्ते में कर दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि इससे क्या ही डेवलपमेंट हो जाना है। देखिए, फौज के अंदर जाना एक बेहतर लीडरशिप क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन होती है और लीडरशिप क्वालिटी के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है उस लेवल के पर्सनैलिटी को मैच्योर करने का, डेवलप करने का। जिन सोल्जर्स को लड़ना है, जो पॉक बॉर्डर पे हैं, एलएसी पर पोस्टेड हैं, आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन हो, क्योंकि वो मोटिवेशन अब आए कहाँ से? उनके दिमाग में यही सेट है कि मुझे 4 साल बाद चले जाना है एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक दुखद एहसास है। जब उनकी अंतरात्मा में ही वो हैप्पीनेस नहीं है, डाउट में वो हैं, तो कैसे वो बेहतर करेंगे? तो एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है, जो हम एक दोस्त के लिए गोली खाता था, जो देश के लिए मर मिटने वाला जज्बा था, कहीं न कहीं उसमें आप माने तो एक पॉइंट, बट मैं मानता हूँ हमारे जितने फौजी भाई जा रहे हैं सब कमाल का पैशन है, बट कहीं न कहीं मन में वो थोड़ी-सी बात आई है। और ये एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ हर एक किसी के मन में कहीं न कहीं ये भावना है, जो पहले जवान लेवल पर नौकरी बचाने के लिए नहीं था। उन्हें एक सिक्योरिटी थी कि हाँ, मेरी नौकरी अब सिक्योर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज भी एक अच्छे सोल्जर को एनसीओ बनने की प्रक्रिया की जब मैं बात करता हूँ, तो कम से कम 8 साल लग जाते हैं। इन 8 साल में वो फ़ौज की एथियोस को, डिसिप्लिन को सीखता है, सभी तरह के जो आर्मामेंट्स में वो एक्सपर्ट होता है। अब ये 4 साल के लिए अग्निवीर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस लेवल पे इनमें डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि ट्रेनिंग भी करके नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इन 4 सालों में वो शादी भी नहीं कर सकता है। अगर 4 सालों के बाद उसको निकाल दिया जाएगा तो उसे डर है कि उसकी शादी कौन करेगा? भई आप ही बताइए, उनसे शादी कौन करेगा एग्जैक्टली? उसे सोशल एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। जैसे अग्निवीर की नौकरी में नहीं जा रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, सामाजिक आरोपों से, तानों से उसको लड़ना जूझना पड़ा, जो मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ, डे बाय डे बैठ के देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये बड़ा गलत है। ड्यूटी में मरने के बाद शहीद के दर्जे न देना बहुत चिंतनीय विषय है। पेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं 100% प्रूव करती है, और 100 क्या 200% प्रूव करती है कि कहीं से भाई ये गेम चेंजर तो नहीं है। और ये बड़ा ऑनेस्ट स्टेटमेंट है जो मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। चलो, अगर स्कीम इतनी ही अच्छी है तो मुझे लगता है इसको ऑफिशियल लेवल पे भी इंडक्ट कर दीजिए। क्यों? ये सोल्जर पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक पॉइंट है। इसलिए ऑफिसर्स को भी ये समझना ज़रूरी है। ऑफिसर समझते हैं इस बात को कि 4-4 साल की ट्रेनिंग प्रक्रिया से आप गुजरते हैं एनडीए में, टीएस एंट्रीज में, इवन 1.5 साल की ट्रेनिंग है। तो क्या एक फ़ौजी जिसको लड़ना है, क्या उसके लिए इतनी ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है? कि एयरमैन जो जाता है फोर्स में, कितने टेक्निकल एस्पेक्ट हैं अपने सभी तरह के जितने भी हमारी फाइटर प्लेन्स हैं, आप समझ सकते हैं कितना टाइम रिक्वायर्ड, उतने में ही वो परफेक्ट नहीं हो पाते थे। तो इस चीज़ पे एक मंथन की ज़रूरत है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आज चुनाव का रिज़ल्ट बहुत कुछ बदला है और इस पे रिफ़ॉर्म की बातें शुरू हुई। लगातार मुझे लगता है चुनाव का मुद्दा ही इसी पे है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का अब राइज़ और डिक्लाइन अगर इस मुद्दे से हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना सेंसिटिव मुद्दा जो है। विषय पे इतनी समीक्षा की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो हमारी पुरानी भर्ती प्रक्रिया है, उसे वापस किया जाना चाहिए और वही सम्मान, वही वैल्यू उन्हें फिर से मिलनी चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव इंडियन आर्म्ड फोर्सेस शुड हैव स्टूड अप एट द मोमेंट व्हेन दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, इसी बात को मैं यहाँ रखना चाहूँगा। मैं तो लगातार 2 साल से कह ही रहा हूँ। आप अगर मेरे वीडियोस देखते आए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप इस बात को गहराई से समझते भी होंगे। अब बात करते हैं 3 एस्पेक्ट यहाँ पर। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम बात करें, आर्म फोर्सेस को हम बात करें, तो आखिर क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सही रहेगा एग्जैक्टली? ठीक है, मैं अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर चीज़ों को हमेशा देता आया हूँ। मैं
इस देश का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते इस डेमोक्रेटिक देश के अंतर्गत मेरा अधिकार बनता है कि मैं अपने सही विचार पूरी ईमानदारी के साथ रखूँ, और मैं रख रहा हूँ इस चीज़ को। अगर हम अग्निपथ स्कीम के स्टॉक होल्डर्स की बात करें, टेक्निकली 3 लोग दिखाई देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो देश के हित के लिए सोचती है, देश के बेहतरी के लिए सोचती है। दूसरी हमारी आर्म फोर्सेस जो अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने ओवरऑल फंक्शनिंग को बेहतर करने की बात करती है। और तीसरी हमारा आम सा बच्चा जो कि फ़ौज का हिस्सा है, एक जवान के तौर पे ले रहा है। तीनों ये जो हैं इनकी, और तीनों के अपने स्टैंड हैं, अपने ओपिनियन हैं, तीनों की अपनी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है कि इस स्कीम में तीनों का ही बेहतर आउटकम आना चाहिए, और तीनों का सेम आउटकम होगा तो मुझे लगता है कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दैट मीन गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस और एक बच्चे का, तीनों के जब तक विचार में मिलन नहीं होगा तब तक वो रियल बॉन्डिंग नहीं क्रिएट होगी। आइए सबसे पहले हम गवर्नमेंट के स्टैंड को समझते हैं। गवर्नमेंट इस तरह आखिर सोची क्यों? इस स्कीम से गवर्नमेंट अपने पेंशन के खर्चे को रिड्यूस करना चाहती थी। ऑब्वियसली उस बचे हुए पैसे से हथियार, मिलिट्री को एडवांस बनाना, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया के डिफेंस बजट की बात करें तो अराउंड 6.21 लाख करोड़ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है पेंशन में जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्विंग सोल्जर के लिए 2 एक्स सर्विसमैन का पेंशन चला जाता है। दैट मीन एक सोल्जर जो सर्विंग है उसके एवरेज में जो है 2 लोगों को जो है पेंशन जाया करती है, आप समझ लीजिए। उसके इक्वलिटी अगर सैलरी की हम कंपैरिजन की बात करें तो 20 जून 2022 में द हिंदू वेबसाइट पर छपी आर्टिकल के अनुसार के लगभग 34 लाख मिलिट्री पर्सनल्स को पेंशन मिलता है, जो डिफेंस बजट के लमसम 50% से ज़्यादा का अमाउंट खपा ले जाता है। इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट को पेंशन देना भारी पड़ रहा है। पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पेंशन बंद कर देना इस गवर्नमेंट ने तो नहीं किया। अगर हम ये टेक्निकली कहें कि हाँ सारा दोष इसी गवर्नमेंट को लेके आ जाता है, तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। पिछली गवर्नमेंट्स में भी ये फैसले लिए गए कि एक्सेप्ट जो है आर्म फोर्सेस, हाँ ये सच है, पिछली गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली ये चीज़ कही थी कि हाँ आर्म फोर्स को छोड़ करके बाकी डिपार्टमेंट्स में नौकरी जो कर रहे हैं लोग, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, और उसका भारी विरोध हुआ, इसलिए कोई चीज़ इंप्लीमेंट हो नहीं पाई। तो उस समय आर्म फोर्सेस पर्सनल की पेंशन केवल इसलिए नहीं बंद हुई थी कि वो नेशन को सर्व करते थे। किसी किसी लेवल पर हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये काम करता है, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं था। और रिटायरमेंट के बाद मुझे लगता है जब इंसान अपना जीवन दे देता है तो उसके बाद बड़ा ज़रूरी होता है कि उसके मरते दम तक उसको प्राउड तो हो कि आखिर किस डिपार्टमेंट, किस चीज़ के लिए उसने ईमानदारी से काम किया, और उसका सेवार्थ उसे आज भी मिल रहा है। और मुझे लगता है प्राउड मोमेंट है देश के लिए, और हम और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा के और चीज़ें बेहतर करके इसको अच्छा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फ़ौज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो रहा इंडियन गवर्नमेंट के जो सोच रही। फ़ौज की जब बात करें तो आपको कारगिल याद होगा, उसमें हमने बहुत नुकसान उठाया। एक बड़ा रीज़न रहा हमारी लीडरशिप। उस जंग के बाद डिसाइड हुआ कि हम अपनी फ़ौज को थोड़ा सा यंग बनाएं। उसके बाद जो है सीनियर रैंक्स पे जो है वो यंग ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाने लगा। अग्निपथ स्कीम के जरिए भी फ़ौज अपनी आर्म फोर्स को कहीं न कहीं यंग बनाना चाहती थी, जो उनका थॉट प्रोसेस था। बट इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे लूप होल आए। अब वहीं मैं कैंडिडेट्स की बात करूँ, कैंडिडेट को क्या ही चाहिए जब वो तन मन धन से सर अपना 100% देता है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है, तो क्या ही एक्सपेक्टेशन होगी केवल एक पक्की नौकरी उसकी हो, सारा दिमाग सर उसी डिपार्टमेंट में लगा देना है। मैं ये कहना चाहता हूँ और भी फौजें हैं और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, फिर तो सबके लिए सोचो जो देश के लिए जान देने को। तो मैं किसी भी डिपार्टमेंट का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, सबकी वैल्यू इस देश में सबकी है क्या, लेकिन सबसे पहले सूढ़ी पे आर्म फोर्स को ही चढ़ना था। ये टेक्निकली बहुत गलत है। क्या चाहिए था? पक्की नौकरी, इज्जत, प्रॉपर पेंशन, और रहने ना रहने पर उसके परिवार को किसी तरह का कष्ट ना हो, जो हम अक्सर देते आए अपनी फौज को क्रेडिबल बनाने के लिए। लास्ट 24 आवर्स से आप देख रहे होंगे, 24 आवर्स क्या 72 आवर्स से मैं कहूँगा, आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख भी रहे हैं, लोग अलग अलग ओपिनियन भी रख रहे हैं कि गवर्नमेंट आखिर क्या क्या चेंजेस लाने वाली है, और ऐसी पॉलिसी लाएगी जिसमें तीनों को ही फ़ायदा हो। दैट मीन जो कैंडिडेट फ़ौज का हिस्सा बन रहा है, हमारी आर्म फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट में, तीनों का ही सम्मान करता हूँ और तीनों को वैल्यू मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। एट दैट एंड जो है जो चेंजेस मुझे लगता है किए जा सकते हैं, वो मैं डिस्कस जरूर करूँगा। सबसे पहली चीज़, ये परमानेंट की कैटेगरी है, इसको 25 से उठा करके 75% किया जाए। बाकी जो 25% कैंडिडेट फौज से निकल रहे हैं उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस में 100% गारंटीड नौकरी रखी जाए। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ वर्ड 100% भी यूज कर सकता था कि फ़ौज के अंदर 100% किया जाए, लेकिन चलो कोई नहीं, 100% के प्रॉस्पेक्ट पे नहीं जाना चाहते हैं। और फ़ौज कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, फ़ौज एक क्रेडिबल जगह है जहाँ से ट्रेंड व्यक्ति की वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को हम लॉस नहीं होने देंगे देश के अंदर, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप 75% कर लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो 25% है उनका 100% पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, उनको कमिटेड वहाँ पे नौकरी दे दी जाए। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। और सेंट्रल फोर्स की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट पुलिसिंग की मैं बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर स्टेट पुलिस की अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं।
तो कहीं कोई और पॉलिटिकल पार्टी, कहीं कोई और पॉलिटिकल पार्टी वो उसको लागू करें ना करें, मैं इतनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में नहीं ले जाना चाहता। सीधी सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो अपने हिसाब से उसको दे। और मुझे लगता है कि जितने फौजी 8 साल या जो भी नया शेड्यूल है उसमें बाहर होंगे, एग्जैक्टली वो वेल ट्रेंड होंगे, वेल अप टू द मार्क होंगे, और मुझे लगता है कि उनसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। विदाउट ट्रेनिंग हम अच्छे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो है जवान दे पाएंगे, तो मुझे लगता है इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरी, इंडक्शन को 4 साल से बढ़ा के 8 साल कर दे रहे हैं, नो इशू, ठीक है, 8 ईयर इज़ ऑल्सो कूल, बट 100% नौकरी जो 8 साल बाद बच्चे जो है वो बाहर वहाँ से आ रहे हैं। शहीद का दर्जा मिले हर हमारे फौजी भाई को, और परिवार को पेंशन मिले, और आश्रित को एक नौकरी ज़रूर मिले परिवार के अंतर्गत, क्योंकि मुझे लगता है परंपरा तभी जिंदा रहेगी क्योंकि उसका छोटा भाई भी सोचेगा कि भैया ने कुछ किया है, पिताजी ने कुछ किया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ मैं करूं, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये ऐड ऑन होना चाहिए। मैरिज करने के राइट्स दे देने चाहिए, ऐसा हम मैरिज की बाउंड्री यहाँ पर ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली बहुत सारी एडिशनल स्किल्स भी कराई जाएँ, और एडिशनल स्किल्स में जितना उनको टेक्निकली स्ट्रांग बना रहे हैं उतना ही मुझे लगता है कि फिटनेस सबसे बड़ा पैरामीटर है। ये सच है कि हम फौज को यंग रखना चाहते हैं, बहुत डायनेमिक रखना चाहते हैं, बट वो यंग और डायनेमिक केवल एज के क्राइटेरिया पे कोई नहीं हो सकता, उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करती है फिटनेस। मुझे लगता है कि फ़ौज को और हमारी गवर्नमेंट को फिटनेस प्रॉस्पेक्ट पे फ़ौज पे सीरियस हो जाना चाहिए। फिटनेस पैरामीटर जो नहीं पूरा कर रहा है उसकी छटनी करिए, मैं उसमें पूरी तरह से एग्री करता हूँ, और वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि फ़ौज का मतलब ही आपको फिट रहना ही होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि पैरामिलिट्री में भी जाएंगे तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और ये रिफॉर्म कर देने से मुझे लगता है, छोटी सी रिफॉर्म की बात है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, और सब खुश होंगे। गवर्नमेंट के भी वेलफेयर्स हुए इसमें, आम जो बच्चा हमारा जा रहा है वो भी, और आर्म फोर्सेस भी बेहतर हो गए। और जैसे मैंने कहा कि 75% परमानेंट की हमने बात की है, तो 25% के परमानेंट की और भी मैं साथ ही बात कर रहा हूँ। और फिटनेस सबसे बड़ा सेगमेंट है जिसको मुझे लगता है लेके गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली सीरियस होना चाहिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रांगली मेरा अर्ज भी है, रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है, और लगातार मैं नारा लगाऊंगा, मैं इस बात को बहुत खुल के कह रहा हूँ, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और ये रिफॉर्म्स हो जाने चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि फिर से मैं देखना चाहता हूँ कि हर गांव में सुबह 4 बजे बच्चा उठे और जा करके मैदान में दौड़े। ये एक स्वस्थ भारत का निर्माण करता है जब इस तरह की चीज़ें से इंस्पिरेशन, क्योंकि गांव का बच्चा जो आज अलग चीज़ों में उलझ रहा है, फिर से एक बार वो इस मैदान में वापस आएगा, और मैदान में आकर के कहीं न कहीं इस देश को, माँ बाप को, हम सबको और छोटे से गांव और घर को गर्व महसूस करने का बड़ा वजह देगा। मुझे लगता है कि ये नौकरी केवल नौकरी नहीं है, हम देश के विकास की बात करते हैं, उस परिवार के विकास से देश का विकास जुड़ा है सर। उसके उस नौकरी मिल जाने से उस परिवार का सम्मान बढ़ता है, पिता का सीना चौड़ा होता है, माँ के सपने पूरे होते हैं, एक अच्छा उसको घर मिल जाता है, परिवार की दिशा दशा बदल जाती है, अपने बहन भाई की शादी कर पाता है, उन्हें सही दिशा दे पाता है। तो मुझे लगता है कि ये केवल एक नौकरी नहीं है, मुझे लगता है इस देश का जो बेसिक निर्माण है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है अदा करने वाली चीज़ है। तो इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाए, और मुझे पता है कि ये चीज़ एक दिन होगी और आप सब 100% परमानेंट जाएंगे। तो मेरे बच्चों, मेरी एक पर्सनल अपील आप सभी है कि आप भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए फौज में, आप सब 100% परमानेंट होंगे, और हर वो चीज़ जो आप चाहते थे आपको वापस मिलेगी, उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी रियलिटी के साथ। तो बस दिल से मैं यही आपको कहना चाहूँगा। बाकी आप सब बच्चा बहुत समझदार हैं, और सभी गार्जियन रिलेटिव्स उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सर बिल्कुल ये सब 100% परमानेंट में जाएंगे। मेरा ये वादा इस मंच से जो मैं कह रहा हूँ, लगातार मैं कहता भी आ रहा हूँ। तो बच्चों को बढ़ चढ़ के तैयारी करने दीजिए, घर से निकालिए, और उन्हें एक बार लगने दीजिए अपनी फिजिकल की, रिटन की, मेडिकल की, और कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट और बढ़ गए उनकी तैयारी के लिए। और वादा है कि हर बच्चे को हम वर्दी पहनाएंगे और हर माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं ज़रूर मेंशन करें। जय हिंद।